भूटान, जिसे गरजते ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, एक भू आच्छादित हिमालयी राज्य है जो अपने मनमोहक परिदृश्यों, जीवंत बौद्ध संस्कृति और विकास के अनूठे दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। यह एक ऐसा देश है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। इसके साथ ही यह अपने पर्यावरण को स्वच्छ और संरक्षित रखने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भूटान देश की यात्रा पर लेकर आए हैं और इस वक्त हम हैं जयगांव बॉर्डर पर, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। भूटान एंट्री के लिए जयगांव बॉर्डर सबसे प्रमुख बॉर्डर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भूटान बॉर्डर पहुंचने के बारे में, बॉर्डर में प्रवेश के बारे में, प्रवेश से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में और साथ ही यहाँ घूमने और रहने के नियम के बारे में। तो दोस्तों, भूटान बॉर्डर में प्रवेश की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। भूटान जाने के लिए भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित जयगांव बॉर्डर सबसे प्रमुख है। यहाँ पहुँचने के लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन हासीमारा है, जो जयगांव से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आप न्यू जलपाईगुड़ी से भी यहाँ आ सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से भूटान बॉर्डर लगभग 140 किलोमीटर दूर है। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल के नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा से यहाँ आ सकते हैं। बागडोगरा से जयगांव की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। इन सभी जगहों से आपको भूटान बॉर्डर तक पहुँचने के लिए साधन मिल जाएंगे। इसके अलावा आप बाई रोड भी यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ बाई रोड ही आए थे। बाई रोड आने के लिए हमें गोरखपुर से मुजफ्फरपुर, अररिया होते हुए सिलीगुड़ी आना पड़ा और उसके बाद जयगांव। दोस्तों, गोरखपुर से जयगांव लगभग 770 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने के लिए आपको 18 से 20 घंटे लग जाएंगे। जयगांव बॉर्डर पहुंचने के बाद अब बात की जाए भूटान में प्रवेश की, तो दोस्तों, भूटान में प्रवेश के लिए भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट या वोटर आईडी दिखाना होता है। इसके अलावा आप आधार कार्ड से भी एंट्री कर सकते हैं। आधार कार्ड से आप केवल जनरल एंट्री कर सकते हैं, जो केवल भूटान के फुनसलिंग शहर तक के लिए मान्य है और वो भी 24 घंटे के लिए। फुनसलिंग शहर से आगे जाने के लिए पासपोर्ट और वैलिड वोटर आईडी ही मान्य है। दोस्तों, बॉर्डर में प्रवेश के लिए दो रास्ते हैं। पहला मुख्य मार्ग, जो सामने आप देख सकते हैं। मुख्य मार्ग से प्रवेश के लिए आपके पास वाहन होना अनिवार्य है। बिना वाहन के आप मुख्य मार्ग से अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बॉर्डर में वाहन के साथ प्रवेश के भी नियम हैं। यदि आप अपने वाहन से प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको एक QR कोड बनाना होता है, जिसमें आपकी और आपके कार की डिटेल भरी जाती है और साथ ही डॉक्यूमेंट की डिटेल भी भरी जाती है। अपने वाहन के साथ एंट्री करने के लिए QR कोड कैसे बनाते हैं, इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप QR बनाकर आसानी से एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, बिना QR के आपको एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए वाहन के साथ एंट्री करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपके पास QR बना होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अपने साधन से नहीं हैं तो आपको गेट नंबर 3 से प्रवेश करना होता है। गेट नंबर 3 तक यह पतली गली जाती है, जहां दीवार के उस पार भूटान और इस पार भारत है। यदि आप टूरिस्ट हैं तो आप टूरिस्ट एंट्री से प्रवेश कर सकते हैं, जहां आपको पासपोर्ट दिखाना होता है। इसके अलावा आप चाहें तो सामने जनरल एंट्री से भी प्रवेश कर सकते हैं, जहां आपको पासपोर्ट, वोटर आईडी या आधार से एंट्री मिल जाएगी। तो दोस्तों, फाइनली हम भूटान देश में प्रवेश कर चुके हैं। अंदर आते ही मानो जैसे सारा वातावरण ही बदल गया हो। हर तरफ साफ सफाई और खुशनुमा माहौल है। भूटान एंट्री करने पर आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। दोस्तों, प्रवेश के लिए मुख्य बातें जो आपको विशेष ध्यान देनी चाहिए वो ये कि बॉर्डर में प्रवेश के लिए आपके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी या आधार होना चाहिए। दोस्तों, बॉर्डर में प्रवेश करने के लिए आप आधार से भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यह एंट्री केवल फुनसलिंग तक के लिए ही वैलिड होती है।
फुनसलिंग के आगे जाने के लिए आपको पासपोर्ट या वैलिड वोटर आईडी दिखाना होता है। दोस्तों, भूटान में प्रवेश के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि यदि आपके पास पासपोर्ट है तो आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन यदि आपके पास वोटर आईडी या आधार है और आप वोटर आईडी या आधार से प्रवेश करना चाहते हैं तो आपकी वोटर आईडी और आधार ओरिजिनल होने चाहिए। मतलब कि वह वोटर आईडी या आधार जो बाई पोस्ट आपके पास आया हो वही मान्य होता है। इसके अलावा यदि आप प्रिंट आउट कर अपना वोटर आईडी या आधार लेकर जाते हैं तो यह मान्य नहीं होता है, इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो एंट्री के लिए सबसे बेस्ट है। दोस्तों, भूटान एंट्री करते ही आपको एक अलग ही फीलिंग होगी, क्योंकि यहाँ का नियम हमारे देश से बिल्कुल अलग है। चारों तरफ खूबसूरत वातावरण, न कोई शोरगुल, न कोई ट्रैफिक पुलिस, फिर भी लोग प्रतिबद्ध होकर नियम का पालन कर रहे हैं। ये एक आश्चर्य की बात है। हर तरफ साफ सफाई का माहौल एक अलग ही वातावरण क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, यहाँ के ट्रैफिक रूल को चेक करने के लिए हमने जेब्रा क्रॉसिंग से गुजरने का निश्चय किया और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे रोड क्रॉस करते ही सामने वाली गाड़ी रुक जाती है और जब हम रोड क्रॉस कर लेते हैं तब वो गाड़ी आगे बढ़ती है। दोस्तों, यहाँ ना कोई ट्रैफिक पुलिस है और ना ही ट्रैफिक लाइट, फिर भी लोग नियम का पालन कर रहे हैं। भूटान में प्रवेश करते ही आप यहाँ के लोकल मार्केट में घूम सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के मार्केट में आपको हर दुकानों पर यहाँ के राजा और उनकी फैमिली की फोटो देखने को मिल जाएगी। यह इस देश के राजा के प्रति सम्मान को दर्शाता है। दोस्तों, भूटान की करेंसी और इंडियन करेंसी लगभग एक समान है, इसलिए पूरे भूटान में आप इंडियन करेंसी दे सकते हैं। कहीं कहीं आप यूपीआई से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हमारा सुझाव यह है कि आप कैश साथ में रखें, क्योंकि हो सकता है आपके एटीएम यहाँ काम ना करें। दोस्तों, ये तो बात हो गई प्रवेश की। बॉर्डर में प्रवेश कर आप 24 घंटे तक निःशुल्क यहाँ रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा यदि आपको भूटान में अंदर घूमने जाना है तो फुनसलिंग शहर से आगे जाने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार कराने होते हैं, जिसके लिए आपको इमिग्रेशन ऑफिस जाना होता है। यहाँ इमिग्रेशन ऑफिस में परमिट के लिए आपको अपना पासपोर्ट और वोटर आईडी दिखाना होता है। दोस्तों, भूटान में पर्यटकों के लिए कुछ विशेष नियम हैं, जिसके अंतर्गत शुल्क देकर उन्हें कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार कराने होते हैं। आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इमिग्रेशन ऑफिस से आपको एसडीएफ बनवाना होता है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी कहते हैं, जिसका चार्ज 1200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए होता है। इसके अलावा आपको एक गाइड लेना अनिवार्य होता है, जिसका चार्ज 2500 से 3500 के बीच में होता है। यहाँ रुकने के लिए भी आपको मिनिमम 3 स्टार होटल लेना होता है, जिसका कास्ट 3000 से 5000 के बीच में होता है। और यदि आप अपनी गाड़ी से यहाँ ट्रेवल करना चाहते हैं तो पर डे 4500 रुपये के अनुसार फीस देना होता है। यानी कि अगर हम टोटल चार्ज की बात करें तो ये सारे चार्ज मिलाकर भूटान में एक दिन का चार्ज प्रति व्यक्ति लगभग 10,000 से 12,000 के बीच में होता है। इन सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं भूटान देश की यात्रा के लिए। आपके सभी पेपर कंप्लीट होने के बाद गाइड के माध्यम से वस्त्र प्रदान कर आपको सम्मान दिया जाता है और यहाँ से आपका भूटान में स्वागत होता है। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ चौराहे पर आपको ट्रैफिक पुलिस देखने को नहीं मिलेगी और न ही किसी वाहन से कोई हॉर्न सुनाई देगा। फिर भी लोग शांतिप्रिय ढंग से नियम का पालन करते हुए नजर आएंगे। यहाँ कोई भीड़ नहीं है और लोग ट्रैफिक नियमों का पालन अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। अपने घर को साफ रखना, अपने शहर को साफ रखना और अपने देश को साफ रखना, ये यहाँ के नागरिकों की जिम्मेदारी है। हमें इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, भूटान में आज हमारा पहला दिन था और आज हम यहाँ फुनसलिंग में ही रुकने वाले हैं। सारी पेपर की प्रक्रिया पूरी करने पर हमें शाम हो गई और हमने आज यहीं होटल में रुकने का निश्चय किया। दोस्तों, भूटान यात्रा का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं भूटान के अगले रोमांचक वीडियो के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते हैं हमारे चैनल को। जय हिंद।